हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग यानी कि इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि। इसमें सुनिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह किसी कार्य या आदेश या सेवा की लागत का पहले से ही अनुमान लगाने में सहायक होता है। साधारणतः कई बार एक उत्पादक को अपने भावी ग्राहक के लिए यानी कि अपने कस्टमर के लिए किसी कार्य, आदेश या सेवा के निष्पादन का निविदा मूल्य यानी कि एस्टिमेट वैल्यू या टेंडर वैल्यू पूर्व में ही देना होता है। यह टेंडर या एस्टिमेट वैल्यू भविष्य में किए जाने वाले कार्य की कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट व उसमें निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर दिया जाता है। मतलब एक परसेंटेज प्रॉफिट जोड़कर दिया जाता है। कुछ लागत के निर्धारण में उत्पादक पूर्व अनुभव व गत लागतों के आधार पर उन गत लागत यानी कि जो प्रीवियस कॉस्ट है उनके आधार पर व उन लागतों में होने वाले संभावित परिवर्तनों जो होने वाले जो चेंजेस होते हैं यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज को ध्यान में रखकर लागत का निर्धारण करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्पादन लागत के प्रत्येक तत्व को अलग अलग रूप से अध्ययन कर मतलब उसकी स्टडी कर व अप्रत्यक्ष व्ययों को यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को स्थिर यानी कि फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल व अर्ध परिवर्तनशील लागतों में यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वर्गीकृत कर उनको डिवाइडेशन कर विश्लेषण किया जाता है। किसी कार्य के आदेश की प्राप्ति निविदा मूल्य यानी कि एस्टिमेट वैल्यू, निर्ख मूल्य यानी कि कोटेशन प्राइस या दी हुई अनुमानित लागत की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अतः एस्टिमेट वैल्यू यानी कि एस्टिमेट वैल्यू, टेंडर वैल्यू और अनुमानित मूल्य या निर्ख मूल्य का निर्धारण बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि वह मूल्य प्रतियोगात्मक रहे। संक्षेप में इन तीनों ही मूल्यों को निम्न प्रकार समझा जाता है। फर्स्ट है टेंडर प्राइस यानी कि टेंडर मूल्य या निविदा मूल्य। इसको सुनिए, यह औपचारिक या विधिवत यानी कि फॉर्मल बनाया गया है मूल्य विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है जिस पर किसी माल की पूर्ति की सहमति दी गई है या कार्य आदेश को पूर्ण किया जाएगा जो किसी कार्य को करने के नियंत्रण के बदले में भेजा जाता है। यह मूल्य एक बंद लिफाफे में यानी बंद एनवलप में कार्य कराने वाले को भेजा जाता है। इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः सरकारी व्यवहारों में किया जाता है। नंबर सेकंड है कोटेशन प्राइस यानी कि निर्ख मूल्य। एक ऐसा मूल्य विवरण जो किसी कार्य को करने या सेवा के देने या माल की पूर्ति करने के लिए निर्खत यानी कि कोटेश किया जाता है निर्ख मूल्य कहलाता है यानी कि कोटेशन प्राइस कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सरकारी व्यवहारों को छोड़कर अन्य व्यवहारों में किया जाता है। मतलब जो सरकारी व्यवहार हैं उसको छोड़कर जो भी अदर व्यवहार हैं उसमें किया जाता है। नंबर थर्ड है एस्टिमेशन यानी कि अनुमान। इसमें सुनिए, किसी कार्य या आदेश या सेवा या माल की पूर्ति के संबंध में अनुमानित की गई लागत, जो भी लागत मतलब अनुमानित का मतलब है जो भी एक्सपेक्ट की गई हो उसकी गणना सामान्य विचार व निर्णय यानी कि ओपिनियन एंड जजमेंट के आधार पर की गई है। अनुमानित लागत यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कहलाती है। अनुमानित लागत यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट के निर्धारण में सामान्य कार्य, विचार व व्यक्तिगत निर्णय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इस आधार पर
दिया गया मूल्य सिर्फ अनुमानित यानी कि अप्रॉक्सीमेट मूल्य होता है। जो अनुमान लगाया जाता है जैसे तो उसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। सामान्यतः टेंडर मूल्य या निविदा मूल्य में निम्न लागतें शामिल की जाती हैं। पहली हैं प्रत्यक्ष सामग्री की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। फिर प्रत्यक्ष मजदूरी की लागत कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रत्यक्ष व्यय की लागत कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर है कारखाना उपरिव्यय का भाग यानी कि पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फिर कार्यालय उपरिव्यय का भाग यानी कि पार्ट ऑफ ऑफिस ओवरहेड। और फिर विक्रय उपरिव्यय का भाग यानी कि पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड। और अनुमानित लाभ प्रतिशत का भाग यानी पार्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज। इस प्रकार टेंडर मूल्य निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यानी कि टेंडर प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि निविदा मूल्य बराबर लागत प्लस लाभ। अब आता है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल डिटरमाइनिंग टेंडर प्राइस। निविदा मूल्य निर्धारण में ध्यान देने योग्य बातें। जब उत्पादकों से पूछा जाता है कि किस मूल्य पर माल सप्लाई कर सकते हैं तो वे जो मूल्य बताते हैं उसे निविदा मूल्य यानी कि टेंडर प्राइस कहा जाता है। निविदा मूल्य निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है। उत्पादन की इकाइयों की मात्रा का विचार किया जाए। गत अवधि के अध्ययन के आधार पर यह देखा जाए कि उत्पादन की इकाइयों की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन होने से उपरिव्ययों में क्या भिन्नताएं होंगी, क्योंकि ये व्यय स्थायी यानी कि फिक्स्ड, अर्धस्थायी, सेमी फिक्स्ड और परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल हो सकते हैं। निविदा मूल्य निकालने में तत्कालीन पिछला लेखा देखना चाहिए यानी कि पिछले रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड देखने चाहिए। वैसी ही वस्तु के निर्माण में उत्पादक को कितनी लागत पड़ी थी, कितनी कॉस्ट पड़ी थी। यदि पिछले लेखे के समय से अब तक सामग्री, श्रम, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस हो जाता है तो उसका समायोजन करके निविदा मूल्य यानी कि टेंडर प्राइस देना चाहिए। निविदा मूल्य यानी कि टेंडर प्राइस ठीक प्रकार से निश्चित करना चाहिए। एक पैसा प्रति इकाई भी अंतर होने से आप प्रतिस्पर्धा दौर में बाजी हार जाएंगे। यानी कि अगर एक पैसा भी में भी अंतर आ गया तब भी आप बाजी हार जाएंगे। यदि आपको 10,000 मतलब 10,000 साबुन की टिक्कियाँ सप्लाई करने के लिए प्रति टिक्कियाँ निविदा मूल्य देने को कहा गया है, इन टेंडर प्राइस मतलब साबुन 10,000 साबुन है सोप, उसको सप्लाई करने के लिए एक टिक्किया देने के लिए टेंडर प्राइस को कहा गया है और आप एक पैसा अधिक बताते हैं तो 100 रुपये अंतर आ जाएगा। मतलब 10,000 में तो एक पैसा और करेंगे एक तो 100 रुपये का अंतर आ जाएगा क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। फिर है जहाँ प्रति इकाई निविदा मूल्य यानी टेंडर प्राइस मांगा जाता है वहाँ लागत पत्र यानी कॉस्ट शीट इस कार्य में बहुत सहायता करती हैं। पिछला लागत पत्र देखकर प्रति इकाई निविदा मूल्य निश्चित करने में सुविधा रहती है, क्योंकि कुल व्ययों में जो भी परिवर्तन हुआ है वह आसानी से समायोजित किया जा सकता है। मतलब ट्रांसफर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। यदि आपको उपकार्य को पूरा करने का निविदा मूल्य देने को कहा है तो आप प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम आदि निकालकर कारखाना व कार्यालय उपरिव्ययों के यानी कि जो फैक्ट्री और जो ऑफिस ओवरहेड है के हेतु एक निश्चित प्रतिशत चार्ज करके
एक निश्चित परसेंट मतलब एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज करके कुछ परिव्यय ज्ञात कर लेते हैं तथा लाभ मिलाकर निविदा दे सकते हैं। निविदा ज्ञात करने के लिए यानी कि टेंडर प्राइस ज्ञात करने के लिए लागत का विवरण पत्र यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है, जिसमें लागत ज्ञात करने के लिए सामग्री, मटेरियल, लेबर यानी कि श्रम व उपरिव्ययों यानी कि ओवरहेड्स के प्रभावी परिवर्तन का समावेश होता है। अतः इन विवरण पत्र में जो परिव्यय निकलता है वह बदलती हुई परिस्थितियों से प्रभावित व अनुमानित होता है। निविदा मूल्य की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस में यह ध्यान रखना होगा कि लाभ की गणना लागत मूल्य पर करनी है या निविदा मूल्य पर। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट वैल्यू पर करनी है या टेंडर प्राइस पर, जैसा कि बताया गया है। अब जैसे टेंडर प्राइस की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में सुनिए। जब गत अवधि की लागत व उत्पादित संख्या व निविदा मूल्य हेतु वांछित उत्पादन मात्रा दी हो, when past period cost and units produced are given and tender price is to be determined for a particular quantity, और जब गत अवधि की उत्पादित संख्या नहीं दी गई है व टेंडर मूल्य की गणना उपरिव्यय अवशोषण दर के निर्धारण द्वारा की जानी है, तब when past production quantity is not given and absorption overhead rate is to be determined for determining tender price. टेंडर मूल्य का निर्धारण लागतों के स्वभाव व प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। टेंडर मूल्य का निर्धारण जब लागतें प्रतिशतों में दी गई हों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।